हेलो, वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आपकी डिमांड आ रही थी और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड इकोनॉमिक्स की आ रही थी कि सर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो आगे आगे आ गए हैं। अब आपको करना है इनकी प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी को धुआंधार। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस क्लास में मैं अलग अलग नहीं, एक ही क्लास में सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेन एग्जाम के लिए है, इसलिए हम इसे कहते हैं बेस्ट फॉर मेन एग्जाम। यानी इस क्लास से जो बड़े प्रश्न है वो संभावना मतलब पूरी पूरी संभावना के बाहर नहीं जाएंगे, पूरी पूरी संभावना है कि बाहर नहीं जाएंगी। इसलिए आप क्या करें, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों के जरिए अपने एग्जाम में झंडे जरूर गाड़ेंगे। दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और हाँ, इनके आंसर आपको हमारी ऐप जो है क्लासी चैट ऐप वहां मिल जाएंगे। क्लियर? चलो तो बात करते हैं सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सेकंड सेमेस्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर नजर डालें तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज बता रहा हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने सिलेबस का भी नाम है, से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं सीमाओं की विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो 12 नंबर के प्रश्न आते हैं ना, उसमें ये प्रश्न आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आगे है समष्टि स्तनिक और समष्टि प्रौद्योगिकी के बीच अंतर जो है ना वो बताना है। ये प्रश्न भी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर आय और व्यय के सक्रिय प्रवाह को परिभाषित करें। 2 या 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या प्रवाह जो है वो सचित्र वर्णन भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात करें उस पर देखिए कि एक खुली मतलब 4 क्षेत्रीय जो अलग अलग है, उन अर्थव्यवस्था 4 सेक्टर इकोनॉमी में जो आय और जो व्यय है उसके सक्रिय प्रभाव को विस्तार से समझाना है। तो पहले इनकी जो बड़े प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो इस क्लास से आएंगे। अब आपको क्या करना है? तैयार करना है, तैयार करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यूनिट नंबर 2, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं। अब इन अवधारणा में से कोई भी एक प्रश्न 12 नंबर का पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न भी आ सकता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा कौन कौन सी है? देखो, एक तो होती है जीडीपी, एक होती है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी, एक होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, और व्यक्तिगत आय पीआई एम प्राइस डीआई को स्पष्ट कीजिए। तो मतलब ये जो इंपोर्टेंट है ना, यहां बता दिया। अब इनमें से ज्यादातर क्या आता है? या तो सकल घरेलू आ जाता है या ये इन दोनों में से, बाकी छोटा प्रश्न भी बन सकता है ना। यूनिट 2 से फिर है राष्ट्रीय आय मापने की विभिन्न विधियां, आय विधि या व्यय विधि या मिश्रित विधि का सविस्तार से वर्णन कीजिए, सविस्तार से वर्णन कीजिए। आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें एवं प्रमुख बिंदु जो है ना वो पहले से तैयार कर लीजिएगा। आगे है कि से और पिंगू, ये जो सिद्धांत है से और पिंगू से के बाजार जो नियम है, इसलिए प्रश्न यहां से नहीं बनता है, प्रश्न यहां से शुरू होता है, यहां से। यानी एक विद्वान है सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो से के बाजार नियम और पिंगू के मजदूरी कटौती सिद्धांत का विस्तार वर्णन बताइए। तो 12 नंबर के प्रश्नों में आ सकता है। तो जो मैं बता रहा हूं बड़े प्रश्न आपके इनके अलावा बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर है यूनिट नंबर 2, किन्स के रोजगार सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करनी है और ये प्रतिष्ठित क्लासिकल सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। बट ये प्रश्न यहां से बन जाता है किन्स के। अगर लास्ट टाइम नहीं आए तो इस बार 12 नंबर में पूरा पूरा पक्का श्योर है। हेल्प करो। आगे बात करते हैं समग्र मांग और समग्र आपूर्ति की अवधारणाओं को समझाइए। बताइए कि ये संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा क्या है, यह अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर को कैसे निर्धारित करती है। इसी तरह से गुणक से आप क्या समझते हैं, निवेश गुणक की कार्य करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो एक यूनिट से 12 नंबर के प्रश्न आने की जो इंपॉर्टेंट बातें उनमें से आपको मैंने बता दिया। तैयार करना अब आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर से चौथी इकाई जो है उपभोग फलन क्या है। औसत उपभोग फलन यानी एपीसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको एमपीसी बोलते हैं, इनकी अवधारणा को स्पष्ट करना है।
या फिर बचत फलन की परिभाषित, जो बचत फलन है ये भी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी से, कि बचत फलन को परिभाषित कीजिए और औसत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है इनके बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। इको किसका है, इको के सिलेबस की बात करें। फिर है पूंजी की सीमांत क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से चर्चा करनी है। फिर इसी फोर्थ यूनिट से जो है निवेश से आप क्या आशय है समझते हैं, तो स्वायत्त निवेश एवं प्रेरित निवेश में क्या अंतर है, ये छोटा प्रश्न भी बन सकता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, हाँ जो सेकंड यूनिट है ना उससे हम इम्पोर्टेंट बात करें तो पांचवा अंतिम यूनिट से इम्पोर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट की डिमांड थी, सर प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने। देखिए, मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट करें और इसके प्रमुख निर्धारकों का विस्तार से विवेचन करें। फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध है, अब ध्यान रखना इन दोनों में से कोई भी एक 12 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर है अल्पकाल में फिलिप्स वक्र की अवधारणा का अच्छा चित्र आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, या मुद्रास्फीति क्या है, अल्पकालीन फिक्स। अब देखो इन दोनों में से वापस एक 12 नंबर का आएगा, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा और ट्रेंड बन जाता है एग्जाम के लिए। फिर है फोर्थ यूनिट, इकोनॉमिक्स के फोर्थ यूनिट का जो आपका जो इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यूनिट फर्स्ट है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच मूलभूत जो अंतर है ना वो तो स्पष्ट करना ही करना है। इसके अलावा आर्थिक विकास को मापने के विभिन्न तरीकों जो मापदंड है उसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो ये प्रश्न मोस्ट है। फिर है गरीबी दूचक्र की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था को तोड़ने में इसके क्या इंपॉर्टेंस है। फिर है आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण की क्या भूमिका है, या फिर विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर को कम क्यों होती है, इसे कैसे बढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट इसी यूनिट से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है मानव संसाधन के विकास का क्या अर्थ है, किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास में स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन करना। मानव संसाधन विकास ये 12 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आने की संभावना रखता है। फिर यूनिट 2 विकासशील देशों की प्रमुख आर्थिक सामाजिक और जनसांख्यिकी विशेषताओं के बारे में बताइए। यस इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक जो परिवर्तन है उससे आप क्या समझते हैं। इसी फोर्थ यूनिट की फोर्थ सेमेस्टर की बात करें इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति देने वाली तकनीकी प्रगति की जो भूमिका है और उसके मापने उसके सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये जो जरूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही बता रहा हूँ, इसलिए आपको तैयार करने हैं। फिर फोर्थ नोट कर लीजिएगा कि फोर्थ जो है ना अपना सेमेस्टर है उसका तीसरा यूनिट है कि डब्ल्यू रेस्टोव के आर्थिक विकास की ऐतिहासिक सरणों को समझाइए, ये मोस्ट है। संतुलित विकास सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और विकासशील देशों में ये किस प्रकार से व्यवहारिक और उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है असंतुलित विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें और संतुलित एवं असंतुलित विकास से आप किसे अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इसी तरह से ये चौथा वेरी वेरी मोस्ट है, तकनीकी के चयन की समस्या क्या है, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान तकनीकों के दोष के ऊपर बताना है। फिर फोर्थ यूनिट का अंतिम फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। आर्थिक विकास के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को स्पष्ट करते हुए बताइए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। फिर है व्यापार की शर्तें की जो अवधारणा है इसके संबंध में ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों के व्यापार और आर्थिक विकास के प्रभावों को बताना है, तो ये WTO वाला प्रश्न नोट कर लीजिएगा। फिर है G20 के समूह की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका, G20 जो ग्रुप है ना उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना रोल है और इसके अंतर्गत भारत की जो उभरती भूमिका है उसके योगदान के बारे में बताना है। फिर इसी तरह से बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का अंतिम यूनिट और अंतिम इंपोर्टेंट प्रश्न है वो नोट कर लीजिए। आर्थिक नियोजन का अर्थ, विकासशील अर्थव्यवस्था में उसकी आवश्यकता, उद्देश्य और वर्तमान प्रासंगिकता।
तो सीधा सीधा 12 नंबर का ये प्रश्न आएगा। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नियोजन की किस प्रकार कार्य करता है और एक सफल और प्रभावी नियोजन की पूर्व शर्त बतानी है। इसी तरह तीसरा है कि भारतीय नियोजन प्रणाली के अंतर्गत नियोजन योजना निर्माण और मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया को सविस्तार से समझाइए। एवं नीति आयोग, अगर लास्ट टाइम नीति आयोग का प्रश्न नहीं आया है तो इस समय 100% आएगा। क्लियर? चलो इसी प्रकार से यहां पर हम बात करते हैं 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। 6 सेमेस्टर के 2 सिलेबस है, इजी सिलेबस है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी मोस्ट एंड इजी। क्लियर? देखिए 6 सेमेस्टर के इकोनॉमी ऑफ राजस्थान याद कर लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का परिचय, प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 12 नंबर में आएगा। फिर राजस्थान की जनसंख्या की जो प्रोफाइल है, इन दोनों में से श्योर है 100% 12 नंबर का है। ठीक है। फिर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण और आर्थिक महत्व एवं राजस्थान के विकास में प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या की भूमिका। अब एक इन दोनों में से 12 नंबर का 100% आने वाला है, 100%। फिर आगे बात करते हैं यूनिट 2 राजस्थान की कृषि की मुख्य विशेषताओं और समस्याओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। राजस्थान में पशुपालन और डेयरी, ध्यान रखना इन दोनों में से 100% एक 12 नंबर का प्रश्न आएगा। इसी तरह से राजस्थान के कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या, उसके समाधान पर चर्चा कीजिए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि संबंधित क्षेत्रों का योगदान 12 नंबर के अंतर्गत। फिर है यूनिट नंबर 3 राजस्थान में औद्योगिक विकास का स्वरूप और महत्व बताइए। राजस्थान में लघु सूक्ष्म मध्यम की जो उद्योग है उसकी क्या भूमिका है, मोस्ट इंपोर्टेंट 12 नंबर के अंतर्गत। राजस्थान की नवीन औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और राजस्थान के कुटीर और ग्रामोद्योग की समस्याओं के विकास के बारे में। अब इन दोनों में से एक 12 नंबर का जरूर छपने वाला है, हाँ? ओके। फिर है 4th यूनिट राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका और महत्व का विश्लेषण कीजिए एवं राजस्थान में प्रवासन और प्रतिवासन की समस्या, माइग्रेशन, 12 नंबर के अंतर्गत इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह से बात करते हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की जो भूमिका है उसके बारे में बताना है। इसी प्रकार से पर्यटन उद्योग के विकास में आने वाली प्रमुख समस्या और समाधान 12 नंबर के अंतर्गत ये प्रश्न आएगा। फिर इसी तरह से 6 सेमेस्टर का जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है उसका 5th यूनिट राजस्थान में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का विश्लेषण कीजिए या फिर राजस्थान में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए, 12 नंबर के अंतर्गत ये आएगा। फिर है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषता उद्देश्य बताइए या फिर राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी, ये दोनों योजना वाले प्रश्न हैं। दोनों में से कोई भी एक 12 नंबर का तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट। इसी प्रकार से अंतिम सिलेबस जो है आपका BA 6 सेमेस्टर का अंतिम सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, क्योंकि अब ये बचा इकोनॉमी का दूसरा सिलेबस था, अब इसके भी इंपोर्टेंट बता दूं, अन्यथा कहोगे सर हमारे ये रह गए। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट 6 सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी थॉट में यूनिट फर्स्ट है आर्थिक विचारों के इतिहास का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर की श्रेणी में आर्थिक विकास की में आर्थिक सार्थिक विश्लेषण है, नहीं कहने का मतलब है कि आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक विश्लेषण, इतिहास एवं आर्थिक इतिहास में जो अंतर है ना वो बताना है। तो इन दोनों में से भी बन सकता है 12 नंबर का। फिर इन दोनों में से कि वाणिज्यवाद के सिद्धांतों की विशेषता बताइए या प्रकृतिवाद। अब इन दोनों में से एक 12 नंबर का श्योर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बड़े प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। यूनिट 2 जो है उसकी बात करें तो डेविड रिकॉर्डो के मुख्य आर्थिक विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए या भी थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, सिस्मोडी के आर्थिक विचार का सिद्धांत या जॉन स्टुअर्ट मिल के। तो इन दोनों से ध्यान रखना, या तो इन दोनों में से एक 12 नंबर का प्रश्न निकलेगा या इन दोनों में से। श्योर है प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर यूनिट 3 की बात करें तो यूटोपियन समाजवादी है जिसमें रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरिये और पीरे जोसेफ प्रूदो, इनके आर्थिक विकास के विचारों का वर्णन कीजिए। 12 नंबर के अंतर्गत प्रूदो जो है ना, प्रूदो वो इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेडरिक लिस्ट के आर्थिक विचारों को और सक्षमवाद की व्याख्या कीजिए, 12 नंबर के अंतर्गत इसका आएगा। फिर कॉल मार्क्स के आर्थिक विचार या मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, इन दोनों में से 100% 12 नंबर का प्रश्न, ओके, वेरी वेरी मोस्ट है। फिर आ जाते 4th यूनिट के अंतर्गत ऑस्ट्रियन विचारधारा की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। कॉल मैगर और फ्रेडरिक वॉन वीजर के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। यूजन वॉन हेक बोकम पूंजी ब्याज संबंधी विचारों का वर्णन, या फिर अल्फ्रेड मार्शल,
तो ध्यान रखना चारों में से किसी 2 बड़े प्रश्न आने वाले हैं, तो वो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉल मार्क्स अगर पहले आए तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आया तो पहले नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके 12-12 नंबर के प्रश्न यहीं से आएँगे। बस जो मैंने प्रश्न बता दिए वो तैयार कर लिया, आपके एग्ज़ाम बेस्ट है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर आगे अंतिम 5वीं यूनिट है, वो तो थोड़ी ईज़ी है। कौटिल्य के आर्थिक विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले के, इन दोनों में से कोई भी एक 12 नंबर का। फिर है महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का आत्मतक मूल्यांकन कीजिए, ये एक अलग से 12 नंबर का प्रश्न बन सकता है। एंड लास्ट में भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए, है ना। तो आपके प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इकोनॉमी की जो डिमांड आ रही थी कि सर हमारे इंपोर्टेंट प्रश्न बता दीजिए, तो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के ऑल राउंड अप झंडे गाड़ने वाले प्रश्न बता दीजिए। अब जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली धुरंधर इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।